शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अजीब सी मेडिकल कंडीशन से। मतलब सोचिए कि एक इंसान का हाथ किसी हादसे में कट चुका है। हाँ। सर्जरी भी हो गई है, घाव भर गया है, लेकिन महीनों बाद भी उसे अचानक अपने उस हाथ की उंगलियों में खुजली महसूस होती है। उन उंगलियों में जो अब उसके शरीर का हिस्सा ही नहीं है। बिल्कुल। और मेडिकल साइंस की दुनिया में ना इसे फैंटम लिम्ब सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन क्या ये बात बहुत अजीब नहीं है कि जब कोई गहरा रिश्ता टूटता है तो हमारा दिमाग भी बिल्कुल इसी सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। हाँ, ये तुलना असल में बहुत ही सटीक है। आज हम द आर्किटेक्चर ऑफ एब्सेंस के जिस हिस्से पर डीप डाइव कर रहे हैं, यानी द लाइफ आफ्टर, वो इसी उलझन को खोलता है। ये दिखाता है कि प्यार कोई स्विच नहीं है जिसे बस बंद कर दिया जाए। सही बात है। और ये जो आपने फैंटम लिम्ब का जिक्र किया ना, हाँ। इसमें एक बहुत दिलचस्प पेंच भी है। अच्छा, वो क्या? देखिए, फैंटम लिम्ब के मामले में मरीज के दिमाग के तार्किक हिस्से को पता होता है कि अंग अब वहां नहीं है, फिर भी नसें गलत सिग्नल भेजती हैं। पर जब एक गहरा रिश्ता टूटता है तो हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस वो इस सच्चाई को मानने से ही इनकार कर देता है। मतलब वो प्रोसेस ही नहीं कर पाता इस बात को। एकदम सही। मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ पुरानी यादों का मामला नहीं है, ये पूरी तरह से न्यूरोलॉजी है। ये उन रास्तों का मामला है जो हमारे दिमाग ने किसी इंसान के इर्द गिर्द बना लिए हैं। और यही बात इस सोर्स मटेरियल में रिया और कबीर की कहानी के जरिए बहुत गहराई से सामने आती है। जब मैं इस हिस्से को पढ़ रहा था तो सबसे ज्यादा चुभने वाला जो पल था वो पहला दिन था, अलग होने के बाद की बिल्कुल पहली सुबह। हाँ, वो पहली सुबह अक्सर सबसे ज्यादा भारी होती है। कहानी में दिखाया गया है कि रिया सोकर उठती है और उसका हाथ बिना किसी सोच विचार के बस एक पुरानी आदत के चलते अपने फोन की तरफ जाता है। उसे वहां कोई मैसेज नहीं मिलता, कोई मिस्ड कॉल नहीं, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, सिर्फ एक भयानक सन्नाटा। और वो बस स्क्रीन को देखती रह जाती है, ये सोचकर कि शायद कुछ आ जाए। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि रिया का हाथ फोन की तरफ गया ही क्यों। मतलब ये कोई जानबूझकर किया गया काम नहीं था। वो बस एक रिफ्लेक्स था, है ना? बिल्कुल। जब दो लोग एक लंबे रिश्ते में होते हैं तो उनका दिमाग एक दूसरे के हिसाब से पूरी तरह रीवायर हो जाता है। रोज सुबह का वो पहला मैसेज दिमाग के लिए डोपामाइन का एक पक्का जरिया बन जाता है। डोपामाइन यानी वो खुशी वाला हार्मोन। हाँ, पर डोपामाइन सिर्फ खुशी का हार्मोन नहीं है, ये प्रत्याशा या एंटीसिपेशन का हार्मोन भी है। रिया का दिमाग उस मैसेज की उम्मीद कर रहा था। जैसे ही फोन स्क्रीन खाली दिखी, दिमाग को वो डोपामाइन हिट नहीं मिला। ओह, तो उसकी जगह स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो गया होगा। बिल्कुल सही। ये जो खालीपन की चुभन होती है ना, ये असल में एक बायोलॉजिकल विड्रॉल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी नशे की लत छूटने पर शरीर रिएक्ट करता है। बाप रे, यानी दिमाग सचमुच एक लत से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। और इसी स्थिति को कबीर के नजरिए से भी दिखाया गया है। हाँ, मीलों दूर उसका भी तो वही हाल है। बिल्कुल। कबीर भी जब सोकर उठता है तो एक सेकंड के लिए वो सब कुछ भूल चुका होता है। वो भी फोन उठाता है, उनका चैट खोलता है और फिर अचानक से हकीकत उससे टकराती है। और वो जो भूलने और फिर से याद आने के बीच का माइक्रो सेकंड है, वो दिन का सबसे भारी पल बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब इंसान भूल कैसे सकता है इतनी बड़ी बात? क्योंकि उस एक सेकंड में ना इंसान पूरे रिश्ते के टूटने का शोक दोबारा मनाता है। रात भर नींद में दिमाग का वो हिस्सा शांत रहता है जो इस नए दुख को प्रोसेस कर रहा है। सुबह उठते ही दिमाग पुरानी डिफॉल्ट सेटिंग पर चला जाता है, यानी उसे लगता है कबीर और रिया अभी भी साथ हैं। और फिर जब सच्चाई याद आती है तो दिमाग को वो नया कड़वा सच दोबारा स्वीकार करना पड़ता है। हाँ, और इसमें भारी ऊर्जा खर्च होती है। पता है ये कैसा लगता है? मुझे लगता है ये बिल्कुल अंधेरे में सीढ़ियां उतरने जैसा है। बहुत सही उदाहरण है। मतलब दिमाग सोचता है कि अभी एक और सीढ़ी बाकी है, कदम हवा में आगे बढ़ता है, लेकिन वहां कोई सीढ़ी नहीं होती और पैर सीधा जमीन पर पड़ता है। हाँ, और पूरे शरीर को झंझना देने वाला एक जो तेज झटका लगता है ना, वही झटका रिया और कबीर हर सुबह महसूस कर रहे हैं। पर मुझे एक बात सोचकर हैरानी होती है। दिमाग तो तर्कों से समझ जाता है कि रिश्ता खत्म हो गया है, लेकिन शरीर को, उन उंगलियों को जिन्हें टाइप करने की आदत है, उन्हें ये बात समझाने में इतना वक्त क्यों लगता है? क्योंकि आदतें भावनाओं और तर्कों से कहीं ज्यादा जिद्दी होती हैं। मतलब शरीर अपनी ही सुनता है। एक तरह से हाँ। तार्किक सोच दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होती है। वो जल्दी समझ जाता है कि ये रिश्ता हमारे लिए सही नहीं था, लेकिन आदतें दिमाग के एक बहुत गहरे हिस्से बेसल गैंग्लिया वहां जमा होती हैं। अच्छा। और ये हिस्सा बदलाव को बहुत धीरे धीरे अपनाता है। इसलिए कहानी में जो बात कही गई है कि अंत उन रिफ्लेक्सेस में आते हैं जिनके पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं बची, ये न्यूरोलॉजिकल नजरिए से 100% सच है। तो अगर ये शारीरिक याददाश्त इतनी भारी है तो इंसान इस झटके से उबरता कैसे?
मतलब कहानी के अगले हिस्से में हम देखते हैं कि दिन बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं और दोनों अपनी नई दिनचर्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। रिया अकेले सुबह की कॉफी पी रही है, शाम को अकेले टहल रही है और फिर वो उस पुरानी बुक स्टोर में जाती है। वही बुक स्टोर जहाँ वो दोनों साथ जाते थे। हाँ, और वहाँ की महक, वहाँ का नज़ारा बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन एहसास पूरी तरह से बदल चुका है। ये जो बुक स्टोर का सीन है ना, ये सेंसरी ट्रिगर्स को बहुत अच्छी तरह समझाता है। सेंसरी ट्रिगर्स? हाँ, हमारी यादें हमारी इंद्रियों से, खास तौर पे गंध से बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं। जब रिया वहाँ जाती है तो वहाँ की महक उसके दिमाग के उसी हिस्से को जगा देती है जहाँ कबीर की यादें हैं। और पता है वो क्या करती है? वो वहाँ से एक किताब उठाती है जिस पर वे कभी बहस किया करते थे, और उस खालीपन में धीरे से मुस्कुरा कर कहती है, तुम सही थे। ये जानते हुए भी कि वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, ये दृश्य बहुत पावरफुल है। रिया उस खालीपन से भाग नहीं रही है, वो उसका सामना कर रही है। पर दूसरी तरफ कबीर को देखिए, वो खुद को काम में पूरी तरह से झोंक देता है। हाँ, लंबे घंटे काम करना, देर रात तक जागना, बस किसी तरह खुद को थका देना, क्योंकि शांत बैठने का मतलब था सोचना, और सोचने का मतलब था याद करना। मनोविज्ञान में ना इसे अवॉइडेंस कॉपिंग कहते हैं। अवॉइडेंस कॉपिंग मतलब? बचना। हाँ, इंसान दर्द से बचने के लिए खुद को भटकाने लगता है। कबीर काम को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि दर्द के लिए कोई बैंडविड्थ ही ना बचे। शारीरिक थकावट एक तरह के एनेस्थीसिया का काम कर रही है। पर बहुत से लोग ब्रेकअप के बाद यही तो करते हैं, जिम में काम में खुद को डुबो देते हैं। क्या ये सही नहीं है? इसकी एक बहुत बड़ी खामी है। भागने में भी आप उसी चीज को केंद्र में रख रहे होते हैं जिससे आप भाग रहे हैं। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक बहुत मशहूर मनोवैज्ञानिक प्रयोग है जिसे व्हाइट बियर प्रॉब्लम कहते हैं। सफेद भालू? हाँ, अगर किसी इंसान से कहा जाए कि उसे एक सफ़ेद भालू के बारे में नहीं सोचना है, तो उसका दिमाग सबसे ज़्यादा उसी सफ़ेद भालू के बारे में सोचेगा। क्या बात है! तो कबीर जितना काम में डूब रहा है, वो असल में उतना ही रिया को याद कर रहा है। बिल्कुल, उसका काम करना ही रिया की उस अदृश्य उपस्थिति का प्रमाण बन गया है। और ये बात कहानी में साबित भी होती है। जब एक रात कबीर का फोन बजता है, एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद रिया होगी, पर वो नहीं होती। और वो जो निराशा है ना, वो उसे आज भी उतना ही दर्द देती है। प्यार खत्म होने के बाद भी एक साया सा बना रहता है। हाँ, वो गानों में, जगहों में, फोन की मामूली सी टोन में टिका रहता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये दर्द कभी खत्म होता है? कहानी के अगले हिस्से में इसका बहुत सुंदर जवाब है। जब महीनों का समय बीत जाता है। हाँ, वह लेखक ने लिखा है कि दर्द खत्म नहीं होता, बस शांत हो जाता है। शांत हो जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। रिया फिर से हंसने लगती है। कबीर बेहतर तरीके से सोने लगता है। उनका ठीक होना एक दूसरे को भूलने से नहीं आया, बल्कि एक दूसरे के बिना जीना सीखने से आया। समाज अक्सर हमें ये सिखाता है कि मूव ऑन करने का मतलब है पुरानी यादों को पूरी तरह से मिटा देना, मतलब सब कुछ डिलीट कर दो और बिल्कुल नए बन जाओ। हाँ, हम हमेशा यही सोचते हैं कि हीलिंग मतलब अपनी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर देना। लेकिन न्यूरोलॉजी के हिसाब से ये मुमकिन ही नहीं है। वही तो, मुझे लगता है हीलिंग ना एक पुरानी बिल्डिंग के अवशेषों पर एक नया शहर बसाने जैसा है। बहुत खूबसूरत उदाहरण है ये। मतलब पुरानी बिल्डिंग गिर चुकी है, लेकिन उसकी ईंटें नए शहर की नींव में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही हैं। आप उन्हें गायब नहीं कर सकते, आप बस उनके इर्द गिर्द एक नया ढांचा खड़ा कर लेते हैं। एकदम सही। दिमाग पुरानी यादों के न्यूरल पाथवे को कभी नष्ट नहीं करता, वो बस उनके ऊपर नए और ज्यादा मजबूत पाथवे बना लेता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तो जब रिया फिर से हंसने लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यादें मिट गई हैं? बिल्कुल नहीं। इसका बस ये मतलब है कि उनके दिमाग ने उस खालीपन के चारों ओर जिंदगी जीने का एक नया तरीका सीख लिया है। दर्द अब केंद्र में नहीं है, वो बस बैकग्राउंड में बजने वाले एक धीमे संगीत की तरह हो गया है। और यहीं पर कहानी बहुत गहरी हो जाती है। रिया को एक पुरानी तस्वीर मिलती है, कैफे की तस्वीर, बारिश का दिन। और वो रोती नहीं है। बिल्कुल, अक्सर कहानियों में यहाँ आंसू होते हैं, लेकिन रिया मुस्कुराती है, और वो उदासी वाली मुस्कान नहीं है, वो कृतज्ञता की मुस्कान है। वो धीरे से कहती है, धन्यवाद उस प्यार के लिए और अपने उस नए रूप के लिए। हाँ, जो कबीर की वजह से बना था। इसे सच्ची भावनात्मक परिपक्वता कहते हैं। जब दर्द की जगह कृतज्ञता ले लेती है, तब असली हीलिंग होती है। ये स्वीकार करना कि उस इंसान ने हमें कुछ सिखाया है, ये बहुत हिम्मत का काम है। और मीलों दूर कबीर भी खिड़की के पास बैठा है, शीशे पर बारिश की बूंदों की आवाज है। उसे वो पहला दिन याद आता है, और वो भी मुस्कुराता है, ये सोचकर कि भले ही रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन वो सच था। और उसका सच होना ही काफी है। हाँ, जरूरी नहीं कि जो चीज जीवन भर चले सिर्फ उसी का महत्व हो। लोग अक्सर ब्रेकअप को फेलियर मान लेते हैं,
लेकिन हर गहरा अनुभव हमें एक नया आकार देता है। कुछ कहानियां हमेशा चलते रहने के लिए नहीं होती, वो आपको बदलने के लिए होती हैं। ये लाइन अपने आप में पूरा दर्शन है। और इसीलिए उन्होंने फिर कभी एक दूसरे को कॉल या मैसेज नहीं किया। हाँ, उन्होंने वापस जाने की कोशिश नहीं की। उन्हें पता था कि कुछ चीजें जहां खत्म होती हैं वहीं खूबसूरत रहती हैं। सालों बाद अगर वो टकराएं तो शायद मुस्कुराएंगे, प्रेमियों या दोस्तों के रूप में नहीं, बल्कि दो ऐसे लोगों के रूप में जो कभी एक दूसरे की दुनिया थे। प्यार हमेशा नहीं टिकता, लेकिन वो इंसान को जिस तरह से ढालता है वो हमेशा साथ रहता है। हमने शुरुआत उस कटे हुए अंग से की थी, फैंटम लिम्ब से, जहां सिर्फ बेचैनी थी। लेकिन अंत तक आते आते वो खालीपन एक वास्तुकला बन चुका है, एक ऐसा ढांचा जिसने दोनों को नया आकार दिया है। पता है, इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल मेरे जहन में आ रहा है। क्या सवाल? अगर हर खत्म हो चुका रिश्ता, हर वो इंसान जो अब हमारी जिंदगी में नहीं है, वो हमारे व्यक्तित्व में एक स्थायी बदलाव कर देता है, तो क्या ऐसा नहीं है कि आज हम जो कुछ भी हैं वो उन लोगों की छोड़ी गई यादों और आदतों का एक कोलाज मात्र है? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही... क्या हम असल में उन्हीं लोगों से मिलके नहीं बने हैं जिन्हें हम पीछे छोड़ आए हैं? क्या हमारी पूरी पहचान उन खाली जगहों से तय होती है? इस एक सवाल में पूरी जिंदगी का फलसफा छिपा है। और मुझे लगता है इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है। तो इस बारे में सोचिएगा जरूर। हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत